हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लिगेंड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में स्टडी की थी। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के लिए दी गई वर्नर थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस थ्योरीज दी गई हैं। उनमें सबसे पहली थ्योरी दी गई थी वर्नर्स थ्योरी, उसके बाद में दी गई वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद में दी गई सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसके बाद में दी गई एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का जो सिद्धांत है वो 1893 में वर्नर नामक साइंटिस्ट ने दिया था और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी 1896 में हुई। इसका मतलब है कि वर्नर थ्योरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले ही दी जा चुकी थी। वर्नर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छा यूजफुल काम किया। इसके लिए 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की डिफरेंट रेशो में रिएक्शन करवाकर बहुत से कॉम्प्लेक्सेस ऑब्टेंड किए, मीन्स बहुत से कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त किए। और वो जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच थे। इसी तरीके से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड था। इसी तरीके से कोबाल्ट क्लोराइड के साथ केवल 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल भी अटैच्ड थे। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हुआ जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड के साथ ओनली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के अटैच्ड थे। इसी तरीके से कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल अटैच्ड थे। ऐसा कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म हुआ। इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को कलर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया गया एक दूसरे से। सभी कॉम्प्लेक्सेस के कलर डिफरेंट हैं। इन सभी कॉम्प्लेक्सेस की को एनालाइज करने के बाद में वर्नर ने वर्नर्स थ्योरी डिजाइन की और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि किसी भी मेटल आयन की 2 वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है यह मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और इसी कारण ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या प्राइमरी वैलेंसी है वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक मेटल एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि आयरन है, ये +2 फॉर्म में भी पाया जाता है और +3 फॉर्म में भी पाया जाता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी है ये मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स होता है सभी मेटल एटम्स के लिए। ओके, मीन्स जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो चेंज नहीं होती है, ये वर्नर ने बताया। इसके बाद में उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होती है। मीन्स प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनित हो जाती है। आयंस के रूप में हम प्राइमरी वैलेंसी को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, इसको आयंस के रूप में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, थर्ड उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो केवल नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से ही सेटिस्फाई हो सकती है। मीन्स केवल
ऋणायनों के द्वारा ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ जो कंपैरिजन, जो डिफरेंस उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये नॉन डायरेक्शनल होती है और साथ ही साथ मॉलिक्यूल की शेप से इस वैलेंसी का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है दिशाहीन होती है। ठीक है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी दिशात्मक होती है, मीन्स डायरेक्शनल होती है, साथ ही साथ मॉलिक्यूल की शेप से भी एसोसिएट होती है। ओके। और ये किस प्रकार से एसोसिएट होती है? हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी शेप लीनियर होती है। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ही वास्तव में सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी ने डिसाइड कर दिया कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। इसी तरीके से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या तो टेट्राहेड्रल होती है या स्क्वायर प्लेनर होती है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होने पर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पाई पिरामिडल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। ओके। पांचवा जो डिफरेंस था वो ये बताया उन्होंने कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे डॉटेड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड या थिक लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन सभी रूल्स के आधार पर वर्नर ने जितने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त किए थे उन सभी की स्ट्रक्चर दी। ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर कैसे डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की वर्नर थ्योरी के बेसिस पर स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। उनमें से सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद में भी कुछ वैलेंसीज इनकम्प्लीट रह जाए तो उनको हम नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद में हम प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके। अब बात आती है कि हमने सेकेंडरी वैलेंसी को पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से क्यों सेटिस्फाई किया। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्राइमरी वैलेंसी केवल और केवल नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से ही सेटिस्फाई हो सकती है। इस बात का मीनिंग है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को फिनिश करना होता है और शेष नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स को रिक्वायरमेंट की बेसिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दिया जाता है। अब अपन एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला जो मॉलिक्यूल था वो था COCl3 जिसमें 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे। क्लियर। अब सबसे पहले हमें ये कोबाल्ट लेना है
कोबाल्ट यहाँ पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पर कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए मैंने 6 बॉन्ड बना दिए हैं और इनको हमें सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से सेटिस्फाई करना है। और इसमें 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो हम 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच कर देते हैं। और हमने देखा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी थी कोबाल्ट की, मतलब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, वो सेटिस्फाई हो चुका है। इसी के साथ साथ इस मॉलिक्यूल में 3 क्लोराइड के भी आयंस हैं और ये जो तीनों आयंस हैं ये प्राइमरी वैलेंसी को अब सेटिस्फाई करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। 3 क्लोराइड आयंस हैं और मैंने तीनों को अटैच कर दिया है। इन तीनों क्लोराइड आयंस को मैं किसी भी फॉर्म में अटैच कर सकती हूँ, क्योंकि अपन अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जो क्लोराइड आयन है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, उसका मॉलिक्यूल की शेप से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए आपका जहां मन करे वहीं पे आप इसे अटैच कर सकते हो, लेकिन डॉटेड लाइन में के द्वारा आपको प्राइमरी वैलेंसी को अटैच करना है। सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से हम शो करेंगे, साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल की शेप को भी डिफाइन करेगी। और ऑक्टाहेड्रल के रूप में हमने 6 के 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को लगा दिया है। इसके बेसिस पर ये बात पता लगती है कि इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं कोबाल्ट, जिससे 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच हैं। साथ ही साथ तीनों जो क्लोराइड है वो प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं। मींस इस मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का होगा। क्लियर। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं और नेक्स्ट कंपाउंड में 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं और 1 H2O का मॉलिक्यूल है। ठीक है। वापिस से जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी उसके कॉम्प्लेक्स की। क्योंकि केवल इसमें अमोनिया के 5 ही मॉलिक्यूल हैं, तो हम पहले 5 मॉलिक्यूल अमोनिया के लगा देंगे। H2O भी एक न्यूट्रल लिगेंड है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए 6th नंबर पर हम 1 अमोनिया की जगह H2O का मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे। बाकी बचे हुए 3 क्लोराइड हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तीनों क्लोराइड हमने अटैच कर दिए और ये स्ट्रक्चर हो गई है इस कॉम्प्लेक्स की। ओके। और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के, 1 मॉलिक्यूल है वाटर का और 3 क्लोराइड के आयंस हैं जो कि आउटर स्फीयर का या काउंटर आयन का काम कर रहे हैं। क्लियर। अब इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट 3rd मॉलिक्यूल की बात करते हैं और उस 3rd मॉलिक्यूल में केवल कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। क्लियर। 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होने का मतलब है सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल की सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करना है।
ये कोबाल्ट है, इसके हमने 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच कर दिए हैं, फिर भी इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। इसका मतलब है इस वैलेंसी को हमें क्लोराइड आयन के द्वारा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लियर? अभी भी इसमें 2 क्लोराइड आयन बाकी रह गए हैं। इन 2 क्लोराइड आयन जो शेष रहे हैं, अब ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो ये 2 क्लोराइड आयन हो गए हैं और ये स्ट्रक्चर हो गई है इस वाले कॉम्प्लेक्स की। और इसके बेसिस पर इस कॉम्प्लेक्स का हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? कोबाल्ट के साथ में 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच हैं और साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? बचे 2 क्लोराइड आयन, ये दोनों क्लोराइड आयन काउंटर आयन का काम करेंगे। क्लियर? इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट मूव करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मूला है वो है कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। क्लियर? अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये है कोबाल्ट, ये इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? इसे हमें सेटिस्फाई करना है और हमारे पास केवल 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने पहला मॉलिक्यूल लगाया अमोनिया का NH3, 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 NH3। अभी भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। इन 2 वैलेंसी को हमें क्लोराइड से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें पता लग रहा है कि टोटल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन अभी भी एक क्लोराइड बचा हुआ है, तो वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों क्लोराइड एक दूसरे के पास हैं, या बोला जाता है दोनों क्लोराइड 90 डिग्री पर है, ये कहलाती है सिस स्ट्रक्चर। जबकि दूसरी स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बना सकते हैं, ये क्लोराइड है, ये इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल और ये अमोनिया का तीसरा एंड ये चौथा। ठीक है? और दोनों जो क्लोराइड हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट हैं। और एक जो लास्ट क्लोराइड है वो प्राइमरी वैलेंसी का काम करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों क्लोराइड एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये कहलाती है ट्रांस। क्लियर? ओके, मीन्स इस मॉलिक्यूल की 2 स्ट्रक्चर सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है, जिसमें सिस के अंदर दोनों क्लोराइड एक दूसरे के पास है, मीन्स 90 डिग्री पर है, और ट्रांस में दोनों क्लोराइड एक दूसरे के अपोजिट मीन्स ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। और इसके आधार पर इस मॉलिक्यूल का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक कोबाल्ट है जिससे 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं और 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, और एक क्लोराइड इसके लिए काउंटर आयन का काम कर रहा है। क्लियर सभी को? ये आपका क्लोराइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 3 मॉलिक्यूल अमोनिया के अटैच्ड हों। क्लियर? इस स्ट्रक्चर के भी 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, और वो कैसे पॉसिबल हैं, कैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है
उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले वही ये क्लोराइड है, सॉरी कोबाल्ट है, और ये इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई है। क्लियर? 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं और 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल 1, 2 एंड ये 3। अभी भी 3 वैलेंसी इनकम्प्लीट है। इसका मतलब है तीनों क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेंगे। अब हमारे पास कोई भी लिगेंड नहीं बचा है, मीन्स प्राइमरी वैलेंसी के लिए कुछ नहीं है और ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो गई है। ठीक है, इसी तरीके ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये तीनों अमोनिया एक दूसरे के पास हैं। वास्तव में जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये आपकी बुक है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। ये एक लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड है, ये तीसरा है और ये चौथा है। बुक के चारों कॉर्नर पर 4 लिगेंड है। एक बुक के अबोव द प्लेन लिगेंड लगा हुआ है, एक बिलो द प्लेन लिगेंड लगा हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। और ये जो लिगेंड है ये आपस में इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है रियल में। ठीक है, ये जो फेस है ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी बुक का एक कॉर्नर है और उसके ऊपर कोई लिगेंड है, वहां से हम ऐसे बना दे तो ये एक फेस बनेगी। ठीक है, और इस फेस पर यदि तीनों सेम लिगेंड आ जाएं, जैसे तीनों अमोनिया 1, 2, 3 पास पास आ गए, पहला अमोनिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनिया, तीनों एक ही फेस पर हैं, तो इस को बोला जाता है फेक आइसोमर, FAC। फेस के कारण है फेक आइसोमर। सबको क्लियर? इसके अपोजिट में यदि ये कोबाल्ट है और ये इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें ये एक अमोनिया, ये दूसरा अमोनिया और तीसरा अमोनिया है, वो फेस सेम फेस पर ना होके अपोजिट फेस पर चला जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे बोला जाता है मर आइसोमर। ओके, सबको क्लियर? फेस और मर आइसोमर का डिफरेंस। फेस में तीनों सेम लिगेंड एक ही फेस पर आएंगे, जबकि मर आइसोमर में एक लिगेंड दूसरे फेस पर चला जाएगा। सबको क्लियर? इसी के बेसिस पर हम इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये कोबाल्ट है, इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 3 अमोनिया के, और ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।